हेलो दोस्तों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जेईई मेंस के पीवाईक्यू करने वाले हैं 2025 के। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 2025 जेईई मेंस पीवाईक्यू में से 16-17 क्वेश्चंस थे, तो उसमें से हमने एक दो क्वेश्चंस को नहीं लिया है बिकॉज वो क्वेश्चंस में जो है ना एसी चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट और मैग्नेटिज्म चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे, तो हमने वो नहीं लिया है। बाकी सारे क्वेश्चन हमने लिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट एंड 2 वोल्ट and internal resistance 2 ohm and 1 ohm respectively are connected in series with an external resistance of 6 ohm. The total current in the circuit is I1. Right. Now the same two cells in parallel configuration are connected to the same external resistance. In this case, the total current drawn is I2. The value of I1 upon I2 is x by 3, then the value of x. बेसिकली सवाल में ये कह रहा है कि दो सेल है जिसका EMF 1 वोल्ट और 2 वोल्ट है। पहले इस सेल को सीरीज में लगाया जाता है। जब सीरीज में लगाया जाता है तो उस समय जो करंट निकल रही है वो I1 है। फिर दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि वही सेल को जो है पैरेलल में कनेक्ट करी जाती है। जब पैरेलल में कनेक्ट करी जाती है तो उस समय जो करंट निकल रही है दैट इज I2। तो I1 और I2 का मुझे रेशियो निकालनी है। तो पहले हम सीरीज वाले की बात कर लेते हैं। अगर मैं सीरीज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सीरीज की बात करूं पहले, तो सीरीज वाले केस में अगर मुझे करंट निकालना है तो सबसे पहले मैं यहाँ से अगर ई नेट निकालूं तो ई नेट कितना हो जाएगा हमारा, ई नेट जो हो जाएगा हमारा दैट इज 1 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट। यहाँ से कह दें 1 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। ये हमारा ई नेट हो गया। ठीक है, अगर आर नेट निकालें यहाँ से तो आर नेट कितना हो जाएगा सीरीज में हमारा, आर नेट जो हो जाएगा हमारा ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 ओम हो जाएगा। ये भी 2 ओम प्लस 1 ओम दैट इज इक्वल टू 3 ओम। और जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल आर, वो कितना है 6 ओम दे रखा है क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों ये 6 ओम है, तो हमने ये 6 ओम लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे बोल रहा है कि जो जो सीरीज में जो करंट निकल रही है दैट इज I1 है। तो यहाँ से I1 मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ से हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, जहाँ पे कैपिटल आर लोड रेजिस्टेंस और स्मॉल आर क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से I कितना निकलेगा हमारा, I1 इज इक्वल टू E कितना हमारा 3 है, अपॉन में कैपिटल आर कितना है 6 और स्मॉल आर है हमारा 3। तो हमारा I1 जो निकल के आया है दैट इज इक्वल टू 3/9 एम्पेयर। ठीक है, ये हमारा I1 निकल गया। अब I2 निकाल लेते हैं। I2 उस कंडीशन में है जब ये कॉन्फ़िगरेशन पैरेलल में है, तो ये पैरेलल वाला फिर से हम यहाँ से ई नेट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ई नेट निकालेंगे तो ई नेट का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल में, पैरेलल में फॉर्मूला होता है जैसे E1R2 प्लस में E2R1 अपॉन में R1 प्लस R2। राइट, तो यहाँ से हमारा ई नेट कितना निकल जाएगा, E1 में मान लेता हूँ कि ये 1 वोल्ट है और E2 हमारा 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस E2R1 है। तो E2 हमारा कितना मान लेते हैं 2 वोल्ट है और R1 कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 4 हो जाएगा क्या, 4 अपॉन में R1 प्लस R2। तो R1 कितना है 1, R1 जो है 2 ओम है, R2 1 ओम है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा क्या। तो हमारा से यहाँ से जो ई नेट निकला है दैट इज इक्वल टू 5/3 वोल्ट। 5/3 वोल्ट हमारा ई नेट निकल गया। अब यहाँ से आर नेट निकाल लेते हैं। आर नेट पैरेलल के केस में कितना होगा, सिंपली फॉर्मूला R1R2 अपन R1 प्लस R2 लगा देते हैं। तो ये कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा, दैट इज 2/3 हो जाएगा क्या 2/3 ओम। अब यहाँ से मुझे सिंपली फिर I2 निकालना है, तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ से हमारा I2 कितना निकलेगा, E जो नेट निकल के आया हमारा वो कितना है, E नेट हमारा 5/3 वोल्ट है। तो सिंपली 5/3 पुट करते हैं। हमारा लोड रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 ओम, 6 प्लस और ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आर नेट कितना निकल के आया टोटल, ये 2/3 निकल के आया। तो 2/3 से ऐड कर देते हैं इसे। तो हमारा यहाँ से I2 जो बनेगा, हमारा जो I2 बनेगा दैट इज इक्वल टू 5/3 अपॉन में ये हमारा बनेगा 20/3। ठीक है, ऐसा सॉल्व करने के बाद हमारा जो आएगा दैट इज 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/20। तो ये हमारा कितना निकल के आया, ये हमारा 1/4 एम्पेयर निकल के आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि I1 और I2 का जो रेशियो है वो मतलब I1 I2 x/3 के बराबर है। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू x/3। ठीक है, I1 कितना है हमारा, I1 हमने निकाला है दैट इज 3/9 एम्पेयर। सिंपली यहाँ पे पुट करते हैं 3/9। I2 हमने निकाला है 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 इज इक्वल टू x/3। ठीक है ना, अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3/9 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा हमारा 12/9 हो जाएगा। तो ये 12/9 इज इक्वल टू x/3। अब इसे अगर सॉल्व करें तो 3 3 9, ये क्या बन जाएगा x/3 जो होगा हमारा वो दैट इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह दें कि जो हमारा x का आंसर होगा, जो x का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ से कह देते हैं कि x का वैल्यू हमारा 4 निकल के आया।
तो सिंपली हमारा जो x का वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि मोटर ऑपरेटिंग ऑन 100 वोल्ट ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इफ द एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज 91.6% देन द लॉस ऑफ पावर इन द यूनिट ऑफ कैलोरी पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब अगर क्वेश्चंस को देखें तो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चंस में हमें वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है। तो वोल्टेज और करंट दे रखा है तो हम सबसे पहले निकाल देते हैं कि पावर कितना ये खाएगा। तो मुझे अगर पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर जो होता है वो दैट इज वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो V मल्टीप्लाई बाय I कर देता हूँ, यहाँ से मैं पावर निकाल लेता हूँ। तो हमारा जो पावर निकल के आएगा दैट इज वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट है, करंट कितना है 1 एम्पियर है। तो हमारा जो यहाँ से पावर निकल के आया दैट इज इक्वल टू 100 वॉट निकल के आया हमारा, है ना। ये हमारा 100 वॉट निकल के आया। बेसिकली क्या वॉट को अगर हम लिखें तो बेसिकली पावर जो होता है वो एनर्जी पर सेकंड होता है, तो किसे जूल पर सेकंड भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये वॉट को अगर चाहूँ तो मैं 100 जूल पर सेकंड भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अगर आगे क्वेश्चन में देखें तो बोल रहा है कि एफिशिएंसी जो मोटर की है वो 91.6% है। अब अगर एफिशिएंसी 91.6% हो तो क्या ये पावर भी जो है, पावर का कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा। तो मुझे अगर लॉस निकालना है तो कितना पावर का लॉस होगा वो निकाल लेते हैं। तो लॉस ऑफ पावर जो होगा, लॉस ऑफ पावर दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 91.6% होगा क्या। ठीक है, तो ये कितना लॉस होगा हमारा, आई थिंक यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 8.4% पावर का लॉस होगा। तो ये 8.4% जो पावर का लॉस होगा वो किसमें से होगा, टोटल पावर जो कंज्यूम कर रहा है दैट इज 100 वॉट, है ना, या 100 जूल पर सेकंड। तो यहाँ से कितना पावर लॉस होगा उसका निकाल लेते हैं। तो लॉस ऑफ पावर इज इक्वल टू 8.4% ऑफ 100 वॉट, है ना, 100 वॉट। अब यहाँ से देखें तो 8.4 उसको सिंपली 8.4 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ यहाँ से। तो ये हमारा निकल के कितना आएगा 8.4 वॉट पावर निकल के आया। जो हमारा ये पावर जो है वो लॉस हो रहा है। अब अगर सवाल को देखें तो देन द लॉस ऑफ पावर इन यूनिट कैलोरी पर सेकंड है, कैलोरी पर सेकंड है। अगर ये 8.48 वॉट निकल के आया तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 8.4 जूल पर सेकंड लिख सकता हूँ क्या, 8.4 जूल पर सेकंड। मुझे क्वेश्चन में कैलोरी पर सेकंड में निकाला है तो जूल को जो है वो कैलोरी में कन्वर्ट कर देते हैं। बिकॉज हमें पता है एक कैलोरी जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली, एक कैलोरी जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 4.2 क्या जूल के आसपास होता है, 4.2 जूल। तो क्या मैं 4.2 जूल से डिवाइड कर दूं, तो जब मैं 8.4 को जब 4.2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर सेकंड हो जाएगा क्या हमारा आंसर, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 कैलोरी पर सेकंड, 2 कैलोरी पर सेकंड। आई थिंक सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि करंट पासिंग थ्रू अ वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज आई का फंक्शन दे रखा है एज अ टाइम के साथ। ठीक है, द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें करंट का फंक्शन दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, करंट का इक्वेशन दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो करंट का क्या दे रखा है इक्वेशन देख लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0.2t है, सॉरी 0.02t है प्लस 0.01 एम्पियर है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से चार्ज निकालना है। तो हमें पता है कि अगर मुझे चार्ज निकालना है तो चार्ज का क्या होता है, बेसिकली फॉर्मूला IDT होता है, इंटीग्रेशन ऑफ IDT। ठीक है, अब क्योंकि मुझे टाइम कहाँ से दिया हुआ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो मैं इसे लिमिट पुट कर देता हूँ 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक, 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक। ठीक है, अब यहाँ से क्यों निकालते हैं, पहले आई का इक्वेशन डालते हैं। यहाँ पे क्या है 0.02t प्लस में 0.01, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक। तो यहाँ से ये हमारा क्या निकल के आएगा, q इज इक्वल टू, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 0.02t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये अपॉन 2 हो जाएगा, ये प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये 0.01t हो जाएगा ये। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक। जब मैं 1 से लेकर 2 तक लिमिट पुट करूंगा, अब इसे सॉल्व करते हैं फटाफट यहाँ से। तो q इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐसे डिवाइड करूंगा मैं तो ये सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 0.01t स्क्वायर प्लस में 0.01t हो जाएगा। और फिर से वही लिमिट में रख दे रहा हूँ 1 से लेकर 2 तक। अब लिमिट को पुट करते हैं यहाँ पे, तो मैं सिंपली इस वाले कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल लेता हूँ, है ना।
तो ये कितना हो जाएगा 0.01 और ये टी का स्क्वायर है, तो टी में एक बार पहले 2 पुट करता हूँ फिर 1 पुट करता हूँ, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा और माइनस में 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। प्लस का साइन है यहाँ पे, ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख देता हूँ मैं। फिर यहाँ पे 0.01 है 0.01 और टी का वैल्यू एक बार पुट करता हूँ 2 एक बार 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 2 माइनस 1, तो यहाँ से क्यू हमारा कितना निकल के आया 0.01 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ से जो हमारा क्यू का वैल्यू निकल के आएगा, जो हमारा क्यू का वैल्यू निकल के आया दैट इज इक्वल टू 0.03 प्लस में 0.01, तो यहाँ से अगर क्यू का देखें तो हमारा 0.04 कूलम निकल के आएगा। क्या 0.04 कूलम, कौन सा ऑप्शन हम देख लेते हैं सही, 0.04 कूलम, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर विद रेजिस्टेंस वैल्यू R1 R2 R3 का बराबर है दैट इज इक्वल टू 5 ओम और R4 जो है वो 10 ओम है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट सर्किट टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। मुझे R नेट जो है 6 ओम चाहिए, R1 R2 R3 बराबर है और वो उसका वैल्यू 5 ओम दे रखा है, R4 जो है 10 ओम है। हम पहला ऑप्शन को देखते हैं सबसे पहले। अगर मैं पहला ऑप्शन को देखूं तो R1 R2, ये R1 R2 जो है वो सीरीज में है, तो 5 प्लस 5 कितना 10 हो जाएगा। ये R3 R4 जो है सीरीज में है, R3 भी 5 है और R4 10 है, तो ये कितना 15 हो जाएगा। फिर ये जो हमारा 10 निकल के आया और ये हमारा 15 निकल के आया, ये दोनों पैरेलल में, तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इसका R नेट निकालूंगा, तो R नेट कितना निकल के आएगा हमारा, ये R नेट सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 15 अपॉन में 10 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो यहाँ से 5 2 जा, अगर मैं पहले वाला देखूं तो यहीं से 6 आ रहा है, कोई नहीं हम कर लेते हैं, क्योंकि R1 कितना है हमारा, R1 5 ओम है ना, R2 भी हमारा 5 ओम है, R3 हमारा 5 ओम है और R4 जो हमारा 10 ओम है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो ये दोनों सीरीज में हमारा, तो सीरीज में है तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा क्या, और अगर मैं इसको देखूं तो ये 15 ओम हो जाएगा, तो मैं जब यहाँ से R नेट निकालूंगा तो R नेट क्या हो जाएगा, वो ऊपर का 10 ओम और नीचे का 15 ओम, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो यहाँ से R नेट अगर निकालेंगे तो देख लेते हैं कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन में 10 प्लस 15 क्या 25 हो जाएगा क्या। अब सिंपली से सॉल्व करते हैं, तो R नेट जो यहाँ से निकल के आएगा हमारा 5 3 जा 15 हो जाएगा, ये 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करने पे कितना 6 ओम आ रहेगा। सवाल में बोल रहा था कौन सा सर्किट का जो R नेट होगा वो 6 ओम होगा, तो हम यहाँ से कह दें कि पहला वाला ही सही हो जाएगा हमारा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हमारा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल, आइडेंटिकल का मतलब रेजिस्टेंस सेम है, इच इज डिजाइन टू ड्रॉ पावर P इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द मेंस पावर सप्लाई, देयर आर नाउ जॉइंड इन सीरीज अक्रॉस द मेंस सप्लाई, द टोटल पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इज। जो बेसिकली पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है V स्क्वायर अपॉन R, जहाँ पे ये R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब क्योंकि सारे बल्ब आइडेंटिकल है, सारे का रेजिस्टेंस बराबर है, अब जब इसे मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसका क्या आर नेट क्या हो जाएगा, जब मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, सब में सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो इसका आर नेट कितना हो जाएगा, इसका आर नेट जो होगा उसका दैट इज इक्वल टू, क्योंकि सारे का आर आर अगर मान लूं तो सारे का अगर सीरीज में है तो आर नेट हमारा कितना हो जाएगा आर प्लस आर लाइक दिस। और एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो क्या कह दूं, जो सारे का रेजिस्टेंस हो जाएगा वो एन आर हो जाएगा टोटल आर नेट, तो मैंने एन आर कर दिया। अब अगर मैं इसे यहाँ से पावर निकालूं तो अब जो पी डैश होगा वो शुड बी दैट बी इक्वल टू पी वी स्क्वायर अपॉन में आर नेट हो जाएगा, है ना, तो पी डैश इज इक्वल टू हमारा कितना आया वी स्क्वायर अपॉन में आर नेट कितना हमारा एन आर है। अब यहाँ से देखोगे ऑलरेडी क्वेश्चन में मैंने बोला था कि p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह मैं p लिख दूं क्या, चलो मैं p लिख देता हूँ, यानी कि इस वाले वी स्क्वायर अपॉन आर यहाँ पे p लिख दूं, तो मैं यहाँ से p लिख देता हूँ, तो p डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p अपॉन n हो जाएगा क्या, तो कहते हैं कि हमारा जो नया पावर है वो p बाय n हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर शोन बिलो अ रेजिस्टेंस ऑफ 150.4 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एमीटर A ऑफ रेजिस्टेंस 240 ओम, ये रेजिस्टेंस जो है एमीटर जो है इसका रेजिस्टेंस 240 ओम है। ठीक है, a shunt resistance of 10 ohm is connected in parallel with the emitter, then the rating of the emitter in milliampere is। ठीक है, क्वेश्चंस में दे रखा है कि ये जो एमीटर है उसका 240 ओम रेजिस्टेंस है, तो मैं लिख देता हूँ 240 ओम इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले से करते हैं, मैं यहाँ से करंट निकाल लेता हूँ कि कितना करंट बैटरी से जाएगा। तो सबसे करंट निकालने के लिए मुझे आर नेट निकालना पड़ेगा। अगर मैं आर नेट निकालूँ यहाँ से, तो आर नेट अगर निकालूँ तो कह दूँ क्या मैं, ये 240 ओम और ये 10 ओम जो है वो पैरेलल में, अगर ये पैरेलल में है तो 240 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा क्या। ओके, उसके बाद यहाँ से ये एक जीरो कैंसिल और ये एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो हमारे पास यहाँ से आर नेट जो निकल के आया, यहाँ से जो हमारा आर नेट निकल के आएगा वो हो जाएगा 240/25, 240/25। अब यहाँ से अगर आर नेट का वैल्यू देखें तो हमारा ये कितना निकल के आएगा, मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, ये 48 हो जाएगा और 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो ये आर नेट जो यहाँ से निकल के आएगा हमारा, आर नेट जो यहाँ से निकल के आया हमारा, दैट इज इक्वल टू 9 5 जा 45, यानी कि 9.6 निकल के आ रहा है, 9.6 ओम निकल के आ रहा है। अब मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, ये पूरे एक नेट रेजिस्टेंस जो निकल के आया वो 9.6 ओम निकल के आया। अब ये 9.6 ओम और ये 150.4 ओम जो है वो सीरीज में है क्या? अब अगर ये सीरीज में है तो फिर से अगर आर नेट निकालो तो आर नेट कितना निकल के आएगा इस बार, आर नेट इज इक्वल टू, क्योंकि इसका पूरा जब हमने निकाला तो ये पूरा 9.6 निकल के आया। अब ये 9.6 ओम और ये 150.4 ओम जो है वो सीरीज में है, तो दोनों को सम करते हैं, यहाँ से आर नेट फिर निकल आएगा, तो 150.4 ओम है ना, प्लस में 9.6 ओम, ये कितना निकल के आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आई गेस 160 ओम हो गया। तो हमारा टोटल आर नेट जो हो गया वो 160 ओम हो गया, और हमें वोल्टेज दे रखा है 20 वोल्ट। तो यहाँ से करंट निकालने क्या, ओम्स लॉ लगा के, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से हम कह देते हैं आई जो होगा हमारा दैट वुड बी इक्वल टू V बाय आर हो जाएगा यहाँ से। तो हमारा V कितना है 20 है और हमारा आर नेट कितना है 160 है, यानी कि जो हमारा करंट जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/8 एम्पियर, मतलब यहाँ से जो करंट निकलेगा वो 1/8 एम्पियर निकलेगा। अब बोल रहा है कि अमीटर की रीडिंग क्या होगा, अमीटर की रीडिंग मतलब यहाँ पे कितना करंट जाएगा, अमीटर की रीडिंग बताने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा ना यहाँ से करंट कितना जाएगा। तो अब हमें पता है कि इस वक्त इसका पूरे का जो नेट निकल के आया वो 9.6 निकल के आया है, 9.6 ओम निकल के आया, राइट ना, ये 9.6 ओम निकल के आया है। तो अगर ये पैरेलल में है तो हम कह दें कि यहाँ से जितना करंट जाएगा यहाँ से भी उतना ही करंट जाएगा। अब क्योंकि इसे अगर मैं कह देता हूँ क्योंकि पूरे का 9.6 था, तो अब ये पैरेलल में है तो यहाँ से करंट डिवाइड होगा, और करंट जो डिवाइड होता है वो रेजिस्टेंस के मतलब क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, और क्योंकि पैरेलल में तो ये कांस्टेंट, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, पैरेलल में V कांस्टेंट, अगर ये V कांस्टेंट तो I जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। तो अब मुझे करंट को डिवाइड करना रहेगा, तो करंट मुझे कहाँ पे निकालना है, करंट मुझे निकालना है अमीटर के थ्रू से। तो अगर मैं करंट यहाँ से निकालूं, करंट थ्रू अमीटर, करंट थ्रू अमीटर, थ्रू एमीटर जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर करंट को यहाँ से सिंपली फॉर्मूला लगा के डिवाइड कर दो 10 हो जाएगा अपॉन में 10 प्लस 240 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट कितना निकाला हमने 1/8 है, तो 1/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/8 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारा 10/250 मल्टीप्लाई बाय 1/8। अब यहाँ से सॉल्व कर दो, ये 1 से मतलब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25 8 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा 1/200 हो गया। अब मुझे मिली एम्पेयर में बोला है, तो ऐसा करते हैं यहाँ से एक 0 से 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से भी 10 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ऐसा करता हूँ तुम्हारा ये बन जाएगा, मुझे लगता है ये 2 से 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 2 10 हो जाएगा, तो 5 अपॉन इधर 5 अपॉन कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 5 अपॉन 1000, तो क्या मैं इसे लिख दूँ, ये हमारा 5 अपॉन 1000 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पे पावर टू दी -3 एम्पेयर, और इसी को क्या हम कह सकते हैं कि ये 5 मिली एम्पेयर के बराबर हो जाएगा। तो मुझे मिली एम्पेयर में पूछा गया था, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना अब कि हमारा जो आंसर है दैट इज 5 मिली एम्पेयर। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर देते हैं 5 मिली एम्पेयर, हमारा जो आंसर आ गया यहाँ से वो 5 मिली एम्पेयर है। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है a wire of length 25 meter and cross sectional area 5 millimeter square having resistivity 2 into 10 पे power to the -6 ohm is bent into a complete circle, then the resistance between diametrically opposite points will be। चलो थोड़ा सा इसको डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या कह रहा है कि इसे मैंने एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है ना, इस बेंड इनटू कंप्लीट सर्कल, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली, मतलब अब जो रेजिस्टेंस निकालना होगा मैं बोल देता हूँ कि एक ये और ये इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है। अब वायर का लेंथ क्योंकि 25 मीटर, क्योंकि हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर लेंथ अगर डिवाइड हो रहा है मतलब तो रेजिस्टेंस भी डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा करता हूँ मैं पूरा रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ उसका, है ना। तो सबसे पहले इसका पूरा रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है क्या, है ना। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा हमारा,
रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा हमारा, पहला रो कितना है, रेजिस्टिविटी दैट इज 2 इंटू 10 पे पावर टू दी -6 है, तो 2 इंटू 10 पे पावर टू दी -6। हमारा लेंथ कितना है, वायर का लेंथ 25 मीटर है, सवाल में दिया हुआ है ना। और हमारा एरिया कितना है, एरिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर है। अब इसे मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, तो क्या मैं 5 को 10 टू दी पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें तो ये 10 पे पावर टू दी -6 और ये -6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 25। तो यहाँ से आर जो निकल के आया हमारा वो 10 ओम निकल के आया, आर जो आया वो 10 ओम निकल के आया यहाँ से हमारा। अब हमारा आर जो है 10 ओम निकल के आ गया है, और ये पूरे का लेंथ जो है, ये पूरे का लेंथ 25 मीटर है। अब क्योंकि यहाँ से लेंथ मतलब ये आधा लेंथ डिवाइड हो गया, तो आधा लेंथ इधर डिवाइड हो गया, तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस भी आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। अगर पूरा ये 10 ओम है, तो ऊपर वाला पार्ट जो है, ये ऊपर वाला पार्ट 5 ओम हो जाएगा, और ये ऊपर नीचे वाला पार्ट 5 ओम हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं इसे कह देता हूँ कि ऊपर वाला पार्ट 5 ओम हो गया और नीचे वाला भी 5 ओम हो गया। अब यहाँ से आरनेट निकाल दो, तो मुझे अगर आरनेट निकालना, तो 5 ओम और 5 ओम पैरेलल हो गया ना, तो पैरेलल हो गया, तो इसे सिंपली 5/2 भी कर सकते हो। यहाँ से अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आर नेट कितना हो जाएगा, ये 25/10, 25/10 दैट इज इक्वल टू 2.5 ओम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, मुझे लगता है सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू अ ट्रायंगुलर पिरामिड एज शोन इन द फिगर विद ईच सेगमेंट हैविंग सेम लेंथ। ठीक है, सेम लेंथ का कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस भी सेम होगा। ठीक है, द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज आर बाय एन द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू अ ट्रायंगुलर पिरामिड। ये पूरे का अगर ट्रायंगुलर पिरामिड में बांटा गया है, और पूरे का जो रेजिस्टेंस था वायर का वो आर था। अगर पूरे का आर था और कितने पार्ट में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6, तो हम कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस भी डिवाइड होगा, क्योंकि लेंथ डिवाइड हो रहा है, तो अगर 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो एक अब रेजिस्टेंस का जो अब एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो R/6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल का R था, उसे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो R/6 हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पूरे वायर था, उसका रेजिस्टेंस अगर R था, उस वायर को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा ना वो R/6 हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ से अगर ये R/6 है, तो सारे R/6 मैं कह देता हूँ कि ये भी R/6, ठीक है, ये भी R/6, ये भी R/6, ये भी सारे R/6 है। अब मुझे ए और बी के पॉइंट में बीच में मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, क्योंकि वीटस्टोन बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं सिंपल तरीका मैं बताना चाहता हूँ। सिंपल तरीका, अगर पॉइंट ए और बी के बीच में मुझे निकालना है, तो यहाँ पे पॉइंट ए हो गया हमारा, सिंपली इसे लिख दो, और ये पॉइंट बी हो गया। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये हमारा पॉइंट सी है और ये हमारा पॉइंट डी है। ठीक है, तो सी को यहाँ पे लिख लेता हूँ और डी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ए और सी के बीच में मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ एक, सारा R/6 ध्यान रखना आप। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, मतलब ये हमारा खत्म हो गया, ये खत्म। अब देखते हैं इस वाले ए और डी के बीच में हमारा जो है वो एक रेजिस्टेंस है, तो मैंने ए और डी के बीच में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, ए और डी के बीच में ड्रॉ कर लिया, मतलब ये भी खत्म हो गया। अब बी और डी के बीच में देखें तो बी और डी के बीच में एक है, इसे भी ड्रॉ कर लेता हूँ, बी और डी के बीच में एक, बी और डी के बीच में ये भी खत्म हो गया। सी और डी के बीच में भी जो है सी और डी के बीच में भी एक है, तो इसे भी ड्रॉ कर लेता हूँ, सी और डी के बीच में एक, सी और डी के भी ये भी खत्म हो गया। अब हमारा कौन सा बचा, ए और बी, मतलब ये ए और बी है ना, ए और बी के बीच में एक है, तो ए और बी को मैं सिंपली यहां से ड्रॉ करता हूँ, ऐसे कुछ ऐसा, मैं ए और बी को कुछ ड्रॉ करता हूँ ऐसा यहां से, राइट। अब बोल रहा है और ये भी ए और बी का भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ से देखें बी और सी बच गया है, तो बी और सी के बीच में भी एक है, तो मैं बी और सी के बीच में ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने बी और सी के बीच में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये सारे का रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है और वो R/6 के बराबर है। अब यहाँ से मुझे ए और बी के बीच में निकालना है आर नेट, तो सिंपली कर दो यहाँ से। अब क्योंकि सारा बराबर है, देखो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है क्या, अगर इसको देखें, हाँ, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सारे बराबर, ये भी R/6 है, ये भी R/6 है, ये भी R/6 है और ये भी R/6 है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये R/6, यहाँ पे जो R/6 है, ये R/6, ये R/6, ये भी R/6 और ये भी R/6, ये भी R/6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये हमारा कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, मैं इसे कैंसल आउट कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से, ये हमारा कैंसल आउट हो गया।
ठीक है। अब यहाँ से देखें तो R/6 और ये R/6 सीरीज में है, और ये R/6 और ये R/6 सीरीज में है, तो ये R/6 और R/6 में कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। तो ये R/3 और ये R/3 पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले का R नेट R/3 हो जाएगा और नीचे वाले का R/3 हो जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल में बन जाएगा ना। तो R/3 और R/3 पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा R/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मतलब ये हमारा कितना R/6 हो गया क्या, है ना, R/6 हो गया, क्योंकि ये R/3 आया ना ऊपर वाला, R/6 और R/6 का R/3 हो गया, और ये R/6 और R/6 का R/3 हो गया, फिर से R/3 और R/3 पैरेलल में, तो R/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा ना। तो यहाँ से R नेट जो निकल के आया वो निकल के आया R/6। अब फिर से देखें तो ये पूरे पार्ट का R/6 निकल के आया, और ये R/6 है, तो ये R/6 और R/6 कितना पैरेलल में है, तो हम क्या कहते हैं, फिर से जो R नेट निकल के आएगा नया वाला, दैट इज इक्वल टू R बाय कितना हो जाएगा हमारा, ये R/12 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये R/12 हो गया हमारा। तो हमारा टोटल R नेट जो निकल के आया हमारा, दैट इज इक्वल टू R/12, R/12। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि रेजिस्टेंस के बीच में जो R/N है, तो हम कहते हैं कि R/12 जो है वो R/N के बराबर है। तो यहाँ से N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा क्या, यानी कि जो हमारा N का वैल्यू निकल के आया दैट इज इक्वल टू 12। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द बैटरी ऑफ ए मोबाइल फोन is rated as 4.2 volt, 5800 mAh. How much energy is stored in it when fully charged? ठीक है, सबसे पहले जो है ये mAh को मैं AH में कन्वर्ट करता हूँ। तो mAh को AH में कन्वर्ट करूंगा ना, तो इसे मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ। ये mAh को मैं अगर 1000 से डिवाइड करूंगा ना, तो ये हमारा AH में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5.AH हो जाएगा। ठीक है, अब ये AH को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब AH को अगर मुझे कन्वर्ट करना रहेगा वॉट आवर में ना, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं ये AH को जब मैं वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वॉट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारा जो निकल के आएगा यहाँ से एनर्जी जो है निकालने के लिए मैं ये कैपेसिटी को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारा कितना निकल जाएगा, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 5.8, ये हमारा वॉट आवर निकल गया, वॉट आवर के फॉर्म में। मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना होगा, एनर्जी इज इक्वल टू ये 4.2 5.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 और ये 58 कितना आ जाएगा, 8 हो जाए 16, 8 4 जो 32, ये 33 हो गया, 5 2 से 10, ये 21 हो गया, तो 6342, ये 2436 आ रहा है, तो मतलब 24.36 ये वॉट आवर में निकल के आया। अब बेसिकली यहाँ से एक थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन वाला खेल हो गया। एक वॉट आवर बेसिकली जो होता है दैट इज इक्वल टू 3600 जूल होता है ना। तो इसे मैं 3600 जूल से मल्टीप्लाई कर दूं तो एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा, एनर्जी इज इक्वल टू 24.36 मल्टीप्लाई बाय 3600 हो जाएगा हमारा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2436 को कितने से, 36 से, तो 6 6 36 3, ये 21 2 26 2, ये 14 हो जाएगा। फिर से 3 से करते हैं, 18 1 सॉरी 0, फिर यहाँ से 4 3 12 13 और 3 3 2 6 और ये 7, तुम्हारा कितना 6 9 6 7 8, यहाँ कितना निकल के हमारा एनर्जी जो हमारा निकल के आया है दैट इज इक्वल टू 87696, और ये 00 जो हमने नहीं लिया था, तो यहाँ से इसको 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तुम्हारा यहाँ से एनर्जी जो निकल के आया है वो 87696 जूल निकल के आया है। अब अगर मैं जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड कर दे, तो 1000 से जब डिवाइड करूंगा तो 87696 डिवाइड बाय 1000 करूंगा यहाँ से, तो ये कितना निकल के आएगा दोस्तों, ये 87.696 किलो जूल निकल के आएगा क्या हमारा ये। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 87.6 में, क्या ये अप्रोक्सीमेटली 87.7 कह दूं क्या, तो हमारा कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइडेंटिकल वायर इज बेंट इनटू अ स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिकल वायर मतलब रेजिस्टेंस सेम होगा। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट ऑफ एन एज ऑफ द ट्राइंगल टू दैट ऑफ द स्क्वायर। पहले कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको इक्विलेटरल फॉर्म में उसको बेंड कर रहा है, चलो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में बेंड कर दिया। और दूसरा वाला बोल रहा है कि वही सेम आइडेंटिकल वायर जिसका मतलब रेजिस्टेंस आ रही होगा बेसिकली, क्योंकि आइडेंटिकल वायर कह रहा है, और उसको स्क्वायर के फॉर्म में बेंड किया जा रहा है। तो मैंने स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर दिया इसको।
अब मजे की बात यह है कि यहाँ पे बेसिकली इस वायर को 3 पार्ट में ब्रेक किया जा रहा है। अब पूरे का रेजिस्टेंस आर है तो क्या कह दूं, एक वायर का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो R/3 हो जाएगा। तो मैंने कह दिया कि इसका भी रेजिस्टेंस R/3, इसका भी रेजिस्टेंस R/3 और इसका भी रेजिस्टेंस R/3। सिमिलरली ये भी आइडेंटिकल वायर था, पूरे का अगर आर था ऐसे 4 पार्ट में ब्रेक किया जा रहा है, 1 2 3 4 है ना। तो एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/4 हो जाएगा क्या, यानी कि ये R/4, ये भी R/4, ये भी R/4 और ये भी हमारा R/4। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मुझे रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ एज। एज किसी भी एज के किसी भी दो एंड पॉइंट, मतलब एज के किसी भी दो, मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये ए बी मान लेता हूँ। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे इसे पी कह देता हूँ और ये क्यू कह देता हूँ। तो मुझे ये रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी निकालना है यहाँ पर, और यहाँ पर निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, और इसका रेशियो निकालना है, उसका आंसर देना है। ठीक है, तो मैं आर ए बी निकाल लेता हूँ, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो निकालना है मुझे, तो इसे निकालते हैं पहले। अगर इस पॉइंट के बीच में निकालेंगे तो ये दोनों तो क्या सीरीज में हो गया, तो R/3 प्लस R/3 कितना हो जाएगा, 2R/3, और उसके बाद फिर ये 2R/3 और ये R/3 कितना पैरेलल में हो जाएगा। तो मैं कह दूं कि 2R/3 जो होगा वो पैरेलल में हो जाएगा R/3 के। तो यहाँ से आर ए बी निकाल लेते हैं, कितना निकलेगा देख, ये हो जाएगा हमारा 2R/3, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 2R/3 मल्टीप्लाई बाय R/3, तो हमारा यहाँ से सिंपली ये कितना हो जाएगा, 2R का स्क्वायर अपॉन में 9 हो जाएगा क्या, ये डिवाइडेड बाय, अब दोनों को सम करेंगे तो सम करने पे डेफिनेटली आर ही आएगा, तो आर आया ये। तो 2R² बाय 9, यहाँ से आर ए बी कितना निकलेगा, आर ए बी जो हमारा आया 2R² अपॉन में 9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/r हो जाएगा यहाँ से क्या, तो ये हमारा निकल के आया 2R/9, ये हमारा 2R/9 निकल के आया। अब ये आर पी क्यू निकाल, रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू निकालूंगा, तो ये तो सारे सीरीज में होगा, R/4 प्लस R/4 प्लस R/4, ये कितना होगा 3R/4 हो गया। तो अब यहाँ से निकालेंगे तो रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू, तो 3R/4 ऊपर का हो गया और नीचे वाला R/4 जो है पैरेलल में होगा, तो यहाँ से भी निकाल लेते हैं आर पी क्यू, ये कितना जाएगा 3R/, अरे पी क्यू क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा R/4 हो जाएगा ना, R/4। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्रॉस पी क्यू कितना मल्टीप्लाई करता हूँ, 3R/4, 3R² अपॉन 16 हो गया, और डिवाइड बाय कितना आर ही करूंगा तो 1/r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो रेजिस्टेंस क्रॉस पी क्यू कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 3R/16 हो गया है ना, 3R/16। अब उसका मुझे क्या निकालना है, रेशियो, तो निकाल लो रेशियो यहाँ से, तो रेशियो निकालूंगा किसका, आर ए बी रेशियो, आर ए बी और आर पी क्यू का। आर ए बी कितना है दोस्तों, यहाँ से हमारा आर ए बी 2R/9 है, डिवाइडेड बाय 3R/16 है, तो मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 3R हो जाएगा क्या, तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आया, आर कैंसिल, तो 32 अपॉन में 27 निकल के आया। तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से हमारा, आई थिंक 32/27, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोस्तों ये फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, मैं से एक ऐसे ट्रिक वैसे वीडियो स्टॉन बनेगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कोई पॉइंट पोटेंशियल मेथड मतलब करूँ। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूँ और इस पॉइंट को बी मान लूँ, तो अगर ये ए है तो सिंपली यहाँ से ये भी ए होगा, है ना, ये भी ए हो जाएगा, मैं सिंपली यहाँ पे ए लिख देता हूँ। अगर ये ए है तो ये इधर से ये वाला पॉइंट भी जो होगा वो ए होगा, तो इस वाले पॉइंट को भी मैंने ए लिख दिया दोस्तों। अगर ये पॉइंट बी है तो ये भी बी हो जाएगा, और यहाँ से सीधा चलते चलते ये वाला पॉइंट भी जो होगा बी हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी बी, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। हमारे पास देखे तो दो ही पॉइंट है ए बी, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट बी। ठीक है, अब ये पॉइंट ए बी के बीच में रेजिस्टेंस देखते हैं, तो सिंपली यहाँ पे ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R/3 है, तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा R/3, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब फिर से यहाँ पे ए और बी के बीच में R/3 है, फिर से ड्रॉ करते हैं ए और बी के बीच में R/3, ये हमारा ए और बी के बीच में R/3, जिसका भी काम खत्म। फिर से यहाँ पे देखें तो ये भी ए और बी के बीच में R/3 है, राइट, तो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर हम, यहाँ से देखें तो ये भी R/3 हो गया। ठीक है, ये भी R/3 हो गया। और मुझे ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस सारे R/3 है, तो क्या कहते हैं यहाँ से आर नेट जो हो जाएगा हमारा, आर नेट जो जाएगा R/3, ये भी R/3 है, ये भी R/3 है और ये भी R/3 है, तो हम यहाँ से कहते हैं कि R/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू R/9 ओम हो जाएगा क्या, है ना।
कौन सा ऑप्शन है? R/9, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है a wire of resistance 9 ohm is bent to form a equilateral triangle, ठीक है, then the equivalent resistance across any two vertices will be dash ohm, ठीक है। a wire जिसका 9 ohm resistance is bent to form an equilateral triangle, फिर से वही वाली बात आ गई दोस्तों, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये पूरा एक वायर था, बाकी उसके बाद इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेंड कर दिया गया। अगर पूरे का रेजिस्टेंस 9 ओम था तो क्योंकि तीन पार्ट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड होती है इक्वल लेंथ की होती है, अगर लेंथ का रेशियो बराबर है तो रेजिस्टेंस का भी रेशियो बराबर होगा। क्योंकि तीन पार्ट में ब्रेक किया गया है तो एक का 3 ओम हो जाएगा, दूसरे का 3, तीसरे का 3, तीनों को मिलाकर 9 ओम हो गया। क्या तुम कहते हैं कि इस वाले पार्ट का भी 3 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस, इस वाले पार्ट का भी 3 ओम हो जाएगा और इस वाले पार्ट का भी 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो आप अक्रॉस एनी टू वर्टिसेस, किसी दो वर्टिसेस के बीच में। तो मैं कह देता हूँ कि इसके बीच में पॉइंट ए मान लेता हूँ और ये पॉइंट बी मान लेता हूँ, मुझे इसका निकालना है आंसर। तो सिंपली ये वाला सवाल मैंने ऑलरेडी भी करा था, इसका आंसर कितना आया था? 2r/9 आया था शायद, हाँ 2r/9 आया। अब यहाँ पे r का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 2r/9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना 2/3 हो जाएगा। क्या देख लेते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऊपर वाला अगर ए और बी के बीच में निकालेंगे तो ये ऊपर वाला जो है हमारा सीरीज में अगर 3 + 3 कितना 6 हो गया, और एक सेकंड 3 + 3 कितना 6 हो गया ना, और ये 6 और 3 हमारा जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा। तो 3 यहाँ से देखें तो आर नेट जो हो जाएगा हमारा, तो 3 + 3 6 हो गया और 6 पैरेलल हो जाएगा 3 के, तो यहाँ से आर नेट कितना निकल के आएगा हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 + 3 कितना 9 हो जाएगा। क्या मतलब 18/9 दैट इज इक्वल टू 2 ओम। अब यहाँ से देखें इस वाले सवाल में हमारा 2r/9 निकल के आया था। अगर यहाँ पे r की जगह मैं वैल्यू पुट करूँ, नहीं नहीं यहाँ से r की वैल्यू, सॉरी ये r/3 था, r नहीं था, सॉरी कोई बात नहीं, है ना, ये r/3 था। अगर मैं r/3 को, कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे r/3 था सारा तो हमारा 2r/9 आया था, तो ये r/3 किसके बराबर है? 3 के बराबर है, तो यहाँ पे r कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा ना। तो मुझे यहाँ पे r बेसिकली 9 ओम पुट करना पड़ेगा, तो 2r/9 आया था ना, 2r/9, तो यहाँ पे अगर आप r का वैल्यू 9 पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9/9, ये 9 कैंसिल, क्या आंसर 2 ही आएगा ना, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह से भी कर सकते हो, बट ये क्यों ही करें जब ये आसानी से कर निकल रहा है हमारा आंसर। चलो हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसका आंसर कितना जाएगा 2 ओम। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें तो बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर हैविंग a coil रेजिस्टेंस 30 ओम नीड्स 20 मिली एम्पेयर ऑफ करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मतलब कितना मैक्सिमम करंट दे ताकि ये पूरी तरह से डिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब करंट रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, है ना। इफ अ maximum current of 3 ampere is to be measured using the galvanometer, the resistance of the sun to be added to the galvanometer should be 30 by then the value of x is। बेसिकली ये फॉर्मूला आपसे और भी तरीके से कर सकते हो, बट फॉर्मूले से हम सिंपली 2 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। तो फॉर्मूला जो इसका होता है, ये सन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू IG/RG अपॉन में I - IG होता है। अब ये फॉर्मूला में क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये IG जो है वो फुल डिफ्लेक्शन करंट है ना, ये IG जो है ये फुल डिफ्लेक्शन करंट है। उसके बाद ये RG जो है फुल डिफ्लेक्शन करंट, ये RG जो है वो रेजिस्टेंस, ये RG जो है ये रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और ये जो I है, सिर्फ I जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो I है ना, ये I रिक्वायर्ड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिक्वायर्ड करंट कि अगर मुझे करंट इस गैल्वेनोमीटर से बढ़ाना है तो करंट अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये I मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करते हैं, तो S इज इक्वल टू IG कितना है हमारा, IG जो है वो कितना फुल डिफ्लेक्शन करंट, अ कॉइल ऑफ 30 ओम नीड्स 20 मिली एम्पेयर IG। तो मैं IG को 20 मिली एम्पेयर पुट कर रहा हूँ, तो एम्पेयर में कन्वर्ट करूँगा तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 पे पावर टू दी -3 हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई बाय RG, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम है, 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, अपॉन में ये I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना करंट आपको पास कराना है इस गैल्वेनोमीटर से, तो कितना बोल रहा है कि रिक्वायर्ड इफ मैक्सिमम करंट ऑफ 3 एम्पेयर, तो ये I जो है 3 एम्पेयर हो जाएगा, तो 3 माइनस में IG कितना था 20 मिली एम्पेयर, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 पे पावर टू दी -3, यहाँ से सेंड का वैल्यू निकाल लो अब अपना, तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू 10 पे पावर टू दी -1 अपॉन में 3 - 2 इंटू 10 पे पावर टू दी, ये -2 बन जाएगा क्या हमारा। तो यहाँ से देखें तो S इज इक्वल टू जो निकल के आएगा हमारा
एस इज इक्वल टू 0.6 अपॉन में ये हमारा निकल के आया, तो 2 इंटू 10 पे पावर टू दी माइनस करेंगे तो ये 0.02 जगह, तो 3 माइनस 0.02, तो ये हमारा एस जो निकल के आया यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 0.6 अपॉन में 2.98 हो जाएगा क्या। यहाँ से इसे हटाएंगे तो यहाँ पे 100 और यहाँ से एक हटाएंगे तो ये हमारा 10 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो एस इज इक्वल टू जो है हमारा 60 अपॉन में 298 आ रहा है। 60 अपॉन में 298 सवाल में बोला जा रहा है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है सेंटर का वो 30/x है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 60 अपॉन 298 शुड बी इक्वल टू 30 अपॉन एक्स। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये कितना 30 अपॉन 149 लिख दूं क्या, 149 लिखेंगे इज इक्वल टू 30/x, तो यहाँ से देख सकते हो कि जो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा वो हमारा x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 149 हो जाएगा, 149। तो मुझे x का वैल्यू पूछा गया था सवाल में, तो कह दें यहाँ से कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला सवाल मुझे ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज गिवन बिलो व्हेन पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। मतलब यहाँ पर ए कहाँ पॉइंट है रे, शायद ये पॉइंट ए है, एक मिनट, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए कह देता हूँ मैं, और ये पॉइंट बी, शायद यही है ए पॉइंट और बी पॉइंट, एक सेकेंड, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हेन पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो मतलब यहाँ पर पॉइंट पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल बराबर है, तो यहाँ से करंट जो है बिल्कुल पास नहीं होगा, खत्म यहाँ से, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप बताओ वैल्यू ऑफ करंट आई का वैल्यू बताना है, ठीक है। करंट आई का वैल्यू मतलब आई का वैल्यू बताने के लिए मुझे पहले आर नेट निकाल लेता हूँ, तो आर नेट निकालूंगा यहाँ से, तो आर नेट क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो खत्म, अब बच्चा ऊपर हमारा 10 ओम और इधर 20 ओम, तो 20 प्लस 10 कितना जाएगा 30 हो गया, और ये मुझे अच्छा ये मुझे आर भी नहीं दिया है, ठीक है, व्हेन पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है, व्हाट विल बी अच्छा आई का वैल्यू, ये मुझे आर भी नहीं दिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से एक ऐसे भी कर सकते हो ना, क्योंकि देखो ये बेसिकली वेट स्टोन ब्रिज बन रहा है, अब वेट स्टोन ब्रिज बन रहा है ना, तो अगर यहाँ पे ये बराबर है तो वेट स्टोन ब्रिज, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है इसका मतलब ये है कि ऊपर का रेशियो और नीचे का रेशियो बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि ये ऊपर का रेशियो 10:20 है, मतलब 1:2 कह दें क्या, ये 1:2, तो नीचे का भी 1:2 होना चाहिए। अगर ये 40 है तो क्या करूँ, इससे मैं 20 कह दूं, क्योंकि 20:40 दैट इज इक्वल टू 1:2 हो जाएगा, और वेट स्टोन ब्रिज बनेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन में कह भी रहा है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल और पोटेंशियल पॉइंट बी का जो है वो बराबर है, तो हम यहाँ से आर बेसिकली जो निकलेगा वो हमारा 20 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ऊपर का रेशियो 1:2 है तो नीचे का भी रेशियो 1:2 होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं आर को 20 बना दूं तो 20:40 1:2 बन जाएगा ना, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ यहाँ से, तो हमारा आर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो मैंने यहाँ से आर जो है वो 20 ओम कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आर नेट निकालते हैं, तो आर नेट निकालेंगे तो ऊपर वाले का 20 + 10 30 हो जाएगा, और ये 40 + 20 60 हो जाएगा, तो यहाँ से कहते हैं 20 और जो 60 है वो पैरेलल में हो जाएगा, तो 20 पैरेलल कितना हो जाएगा 60, सॉरी 20 नहीं 30, क्योंकि ऊपर का 30 है ना, 30 पैरेलल 60, ये 10 + 20 30 हो जाएगा ना, तो यहाँ से आर नेट कितना निकलेगा हमारा, आर नेट जो निकलेगा दैट इज 30 × 60 अपॉन में 30 + 60 कितना 90 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से आर नेट जो निकल के आया ये हमारा हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा, राइट, ये हमारा 20 ओम हो गया। तो अब मुझे क्या निकालना, करंट आई निकालना, तो करंट आई इज इक्वल टू वी आर कर दूं क्या, वी हमारा कितना है 40 है, आर नेट कितना निकाला हमने 20, तो 40/20 हमारा आई दे देगा, यानी कि आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर हो जाएगा, 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर।